So hello electronics first year. But last we have completed the I have completed your electronic in electronics devices and circuits. It was the active component, and now we are going to be discuss electronic component in a detail. That is a chapter 2. लास्ट वाले जो सेक्शन में हमने पढ़ा था उसमें हमने बेसिक्स पढ़े थे. फर्स्ट में हमने एप्लीकेशंस पढ़ा. उसके बाद मैंने आपको उसमें बताया कि एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं. फिर मैंने आपको बताया कि एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट में आपका क्या क्या चीज़ें आपकी मतलब शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि एक्टिव कंपोनेंट कौन से होते हैं और पैसिव कंपोनेंट कौन से हैं. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट. ठीक है, इसमें आपका पैसिव कंपोनेंट है. इस पैसिव कंपोनेंट इसका फर्स्ट जो टॉपिक है. अब आप कहेंगे कि मैडम पैसिव कंपोनेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. पैसिव कंपोनेंट आपके कौन कौन से हैं? पैसिव कंपोनेंट है आपका आर, आपका एल और आपका सी. आर यानी आपका रजिस्टर, इसका साइन ये होता है. एल इंडक्टर और सी कैपेसिटर. ये बताया था मैंने आपको. अब इस पैसिव कंपोनेंट में हम वन बाय वन उठाएंगे. इस चैप्टर में आप पूरा का पूरा क्या पढ़ोगे? आप सिर्फ रजिस्टर के बारे में पढ़ोगे, इंडक्टर के बारे में पढ़ोगे और कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे. आप ये भी देखेंगे इसके अंदर कि रजिस्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए, रजिस्टर की का काम क्या होता है. और इसके बाद में इस चैप्टर के बाद में और इसकी इसी तरह इंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे. इंडक्टर्स कितने टाइप का होता है, उसे बनाने की टेक्निक्स क्या है. इसी तरह कैपेसिटर के लिए पढ़ेंगे. इसके बाद में आप ये मान के चलिए इस हफ्ते के बाद में आपकी 10 के आसपास इसकी वीडियो आएंगी, 10-11 के आसपास. और उसके बाद में आपका बिल्कुल इंटरेस्टिंग वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा जो है आपका, जिसमें हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में पूरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में लेके पढ़ेंगे. लेकिन क्योंकि बच्चे ये आता तो कम है, लेकिन क्योंकि ये उसके अंदर दिया हुआ है सिलेबस में, तो इसको मैं साथ के साथ कवर अप करके चलूँगी. ठीक है, अब आपकी जो वीडियोस हैं वो डेली की डेली आप मान के चलिए कि 10 से 11 वीडियोस आएंगी इसके ऊपर. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैं इसे हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्लियर करके चल रही हूँ. ठीक है, तो आप देखिएगा ज़रा. देखो, कोई भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है. इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपके बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आपका आर, एल, सी. तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आपकी छोटी छोटी डिवाइसेस को कनेक्ट करके बनता है. ठीक है, और यही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट आपका क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता क्या है? मतलब आप आर, आप एल, आप सी, आप उसमें स्विच कनेक्ट कर रहे हो, आप उसके अंदर वोल्टेज सोर्स लगा रहे हो, आप उसमें करंट सोर्स लगा रहे हो. ठीक है, आप जब छोटी छोटी चीज़ों को मिला के जब एक सर्किट बनता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या इलेक्ट्रॉनिक घटकों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है. इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को हमने 2 पार्ट्स में बांटा है बच्चे. ठीक है, एक है आपका एक्टिव कंपोनेंट और एक है आपका पैसिव कंपोनेंट. ठीक है, एक्टिव कंपोनेंट जैसे कौन कौन से हो गए एक्टिव कंपोनेंट आपको हो गए. इसका एग्जांपल बता देती हूँ मैं. डायोड, ट्रांजिस्टर. जो आप इस पैसिव कंपोनेंट के बाद पूरा का पूरा जो आपका ये सब्जेक्ट है वो पूरा इस एक्टिव कंपोनेंट के आसपास ही घूमता रहेगा और वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है. ठीक है, डायोड, ट्रांजिस्टर, फेट. ये एक हफ्ता ऐसा है कि आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा क्योंकि पेपर में क्या आ जाएगा, नो वन न्यूज़. ठीक है, और इसी का कुछ पोर्शन आप ECD में इलेक्ट्रिकल में पढ़ रहे होंगे, लेकिन उसमें इतना डिटेल में नहीं है. यहाँ पर पूरे टाइप्स के बारे में बताया रजिस्टर. ठीक है, एक्टिव कंपोनेंट में आपका डायोड आ गया, ट्रांजिस्टर आ गया, आपका फेट आ गया. ठीक है, थायरिस्टर्स आ गए आपके. जो मैं अब आपको यहाँ लिख के दे रही हूँ ये सारा का सारा डायोड, ट्रांजिस्टर, फेट, थायरिस्टर. बच्चे ये सब के सब अब आप
अपनी पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ोगे। समझ आ गया मेरी बात? यानी जो अब हम ये सब्जेक्ट जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ सिर्फ एक पैसिव कंपोनेंट के, अब इस एक चैप्टर के बाद में उसके बाद सब पूरा का पूरा एक्टिव कंपोनेंट घूमेगा आपका। उसकी पूरी वर्किंग वो कैसे बनता है क्या है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। तो एक्टिव कंपोनेंट में आपके कौन कौन से आगे, डायोड, ट्रांजिस्टर, फैट, थायरिस्टर, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यही पूरा आपका पूरा क्या है, ईसीडी है आपकी। ये आपको पूरा चैप्टर है, पूरा जो सब्जेक्ट है वो इसी के आसपास घूम रहा है। अब ठीक है, तो जो आपका मैंने लिखा कि यहाँ पे जो एक्टिव कंपोनेंट है आपके, एक्टिव कंपोनेंट का डायोड है, फैट है, आपका ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये सब डिवाइसेस जो हैं इनका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, सिग्नल के रेक्टिफिकेशन के लिए करते हैं। सिग्नल के रेक्टिफिकेशन, ये पता लगेगा आपको क्या होता है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है आप इसका दृष्टकारिता में, मतलब उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं सिग्नल को। तो सिग्नल के रेक्टिफिकेशन के लिए पैसिव चीज़ें यूज़ नहीं होती। सिग्नल के रेक्टिफिकेशन के लिए हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यूज होती है, जिसमें हम एक्टिव कंपोनेंट का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एक्टिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट है जो सिग्नल के रेक्टिफिकेशन के लिए या सिग्नल के रेक्टिफिकेशन के लिए या एम्प्लीफिकेशन का मतलब है, अभी बताती हूँ आपको, और या फिर ऑसिलेशन के लिए, आप दोलन के लिए, ठीक है। तो एक्टिव कंपोनेंट आपकी वो डिवाइस होती हैं जिसकी हेल्प से आप सिग्नल के रेक्टिफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन और ऑसिलेशन का काम कराते हैं। तो जैसे मैंने आपको रेक्टिफिकेशन बताया, इसी तरह फिर मैं आपको बता रही हूँ कि एम्प्लीफिकेशन का मतलब ये, तो एम्प्लीफिकेशन आप ऐसे समझिए कि आप अपने फ़ोन से गाना सुन रहे हैं और फ़ोन से गाना सुनते सुनते आपका मन करा कि गाना बहुत अच्छा है, मुझे इस पर डांस करना है। तो आपने क्या किया, या मुझे ऊँची आवाज़ में सुनना है, तो आप क्या करोगे, अपने से घर के सिस्टम में लगा दोगे, ठीक है, जिसको आप स्टीरियो वगैरह, ठीक है, म्यूज़िक सिस्टम में लगा दोगे तो आवाज़ बहुत बढ़ जाएगी। तो वो जो एम्प्लीफिकेशन हो रहा है वो उसी को हम एम्प्लीफिकेशन कहते हैं, कि आपने छोटे से सिग्नल को एक बड़े लार्ज लेवल में चेंज कर दिया। अब पहले गाना सिर्फ एक सुन पा रहे थे, अब आसपास के पड़ोसी भी उस गाने को सुन पा रहे हैं म्यूजिक सिस्टम में, तो आपने उसके अंदर एम्प्लीफिकेशन कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह मैं फिर आपको ऑसिलेशन बताऊंगी। तो ये काम कौन करती हैं, आपकी एक्टिव कंपोनेंट, ठीक है। ये घटक अपना कार्य सही प्रकार से कर सकें, इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि एक फिक्स वैल्यू, एक डिसाइडेड वैल्यू के अंतर्गत वोल्टेज और करंट इनको क्या करी जाती है, प्रोवाइड की जाती है। यानी एक्टिव कंपोनेंट में जो डायोड, ट्रांजिस्टर, फैट, थायरिस्टर, ऑप्टोइलेक्ट्रिक डिवाइसेस, ये सारे ये क्या काम करते हैं, या तो रेक्टिफिकेशन का काम करते हैं, या एम्प्लीफिकेशन का काम करते हैं, या ऑसिलेशन का काम करते हैं। और ये सारे के सारे कंपोनेंट इन 3-4 कामों को, जिस काम के लिए हम इनको यूज़ कर रहे हैं, ये अपना काम तभी कर पाएंगे एक्टिव कंपोनेंट, अगर हम पैसिव कंपोनेंट की हेल्प से क्या करें, एक डेफिनेट वोल्टेज या करंट हम इन्हें प्रॉपर प्रोवाइड करें। और जब तक इनको डेफिनेट वोल्टेज और करंट नहीं मिलेगा, तब तक ये आपको ज़्यादा वोल्टेज मिल गया, ज़्यादा करंट मिल गया, तो ये फूकने के चांसेस रहते हैं, डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है कि एक्टिव कंपोनेंट अपना जो भी काम करे, उनको डेफिनेट एक निश्चित सीमा की वोल्टेज और करंट मिलनी चाहिए। और वो वोल्टेज और करंट कब मिलेगी, किसकी हेल्प से मिलेगी, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, यानी पैसिव कंपोनेंट की हेल्प से। यानी पैसिव कंपोनेंट की हेल्प से, यानी RLC की, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर की हेल्प से आप इन एक्टिव डिवाइसेस में डेफिनेट वोल्टेज और करंट को क्या करते हो, प्रोवाइड करते हो, ठीक है बच्चे। तो मैंने आपको यही बताया कि अब हमें ये समझना है कि ये क्या क्या काम करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पार्ट आता है आपका रजिस्टर का, फिर इंडक्टर का, फिर कैपेसिटर का। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ होने वाले जो आपके पैसिव कंपोनेंट हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, R, L और C। यानी R का मतलब रजिस्टर,
वही फिर से मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, रजिस्टर, फिर आपका इंडक्टर और फिर आपका कैपेसिटर। ठीक है, और इनको कनेक्ट करने के लिए निष्क्रिय युक्तियों में प्राय, और इन सबको कनेक्ट करने के लिए मतलब चाहे ये रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इनको कनेक्ट करने के लिए हमें कॉपर के एंड्स की ज़रूरत, कॉपर की मतलब तार के हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जो तांबा है आपका, क्योंकि जो कॉपर है आपका वो वायुमंडल, जो आपका एनवायरनमेंट है के सल्फ़र से, मतलब एनवायरनमेंट के सल्फ़र से क्रिया करके कॉपर सल्फाइड में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अतः इससे बचाव के लिए इसमें टिंड मतलब हम कुछ मिक्सिंग करके रखते हैं। देखिए, ये जो रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर है, ये पैसिव कंपोनेंट है, ये आप एक्टिव कंपोनेंट के साथ क्या करोगे, कनेक्ट करोगे, ताकि इसमें क्या मिल सके, एक्टिव कंपोनेंट अपना काम कर सके प्रॉपर, और डेफिनेट वोल्टेज और करंट क्या करती रहे, इसको मिलती रहे एक्टिव कंपोनेंट को, ताकि वो अपनी ये रेक्टिफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन, ऑसिलेशन जो भी है वो कर सके। यानी एक्टिव कंपोनेंट को काम कराने के लिए प्रॉपर हमें पैसिव कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और पैसिव कंपोनेंट आपके कौन कौन से हैं, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। अब क्या होता है कि जब हम एक, जैसे सपोज आपका डायोड है, आप ऐसे लीजिए डायोड, डायोड के साथ में आपको आर जोड़ना है, ये डायोड है, ये डायोड का साइन ऐसा होता है, ये भी आप इससे एक हफ्ते के बाद में, नेक्स्ट हफ्ते में हमें यही सब कुछ पढ़ना है। तो ये आपका डायोड है, डायोड के बाद में आपने आर जोड़ा, तो जब आप आर जोड़ोगे इसके साथ और आप यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स जोड़ोगे, तो इस डायोड के साथ में, डायोड क्या काम करता है, रेक्टिफिकेशन का काम करता है। तो जो ये जो मैंने 3 काम लिखे हैं, तो डायोड इसमें से रेक्टिफिकेशन का काम करता है। तो जो डायोड है आपका, ये डायोड के साथ में आपको पहले रजिस्टर कनेक्ट करना पड़ेगा और एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करना पड़ेगा। ये मैंने आगे पीछे कनेक्ट कर दिया गलती से बच्चे, सॉरी। यहाँ रजिस्टर आएगा और यहाँ डायोड आएगा। ठीक है, तो आपका जो रजिस्टर के साथ में जब आप डायोड को कनेक्ट करोगे, तो कनेक्ट करने के लिए आपको किसी वायर की ज़रूरत तो पड़ेगी। एक तो ये रजिस्टर हो गया और ये डायोड पड़ा हुआ है, तो इनको जोड़ने के लिए आपस में आपको एक तार की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो तार जो होता है वो तांबे का होता है, लेकिन हम प्योर तांबा नहीं लेते, क्योंकि प्योर तांबा यानी कॉपर एनवायरनमेंट में, हमारे वायुमंडल में जो सल्फ़र है उससे रिएक्शन कर लेता है, और सल्फ़र से रिएक्शन करने के बाद क्या बना देता है, ये कॉपर सल्फाइड बनाता है, कॉपर सल्फाइड। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जंग आ जाएगा, फिर आप करंट पास होने में दिक्कत होगी। तो ये, इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, प्योर कॉपर ना लेके हम उसके अंदर कुछ ना कुछ मिक्सिंग करके रखते हैं। आई मेरी बात समझ? के बाद में रेजिस्टेंस। देखिए, रेजिस्टेंस को हम हिंदी में प्रतिरोध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ साथ बताऊंगी इसे। अब इसकी डेफिनेशन सबसे पहले समझिए आप, इसका डेफिनेशन क्या है। रेजिस्टेंस या प्रतिरोध यह पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। अभी तक आपको रजिस्टर समझ आ गया, आपको ये भी समझ आ गया ये रजिस्टर का क्या होता है, सिंबल होता है। ठीक है, इधर आपका प्लस हो गया, इधर आपका माइनस हो गया, इसको हम आर से लिखते हैं। ठीक है, अब ये आपका क्या हो सकता है, ये तो आपका फिक्स वैल्यू का रजिस्टर हो गया, जैसे मैंने कहा 5 किलो ओम। ठीक है, अगर मैं यही कहूँ कि मैंने इसके आगे ऐसे एरो लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू चेंज हो गई। जैसे मैंने कहा कि ये 4 to 5 किलो ओम तक का है। ठीक है, जब हम किसी चीज़ के, किसी सिंबल के आगे ये एरो लगा देते हैं, इसका मतलब उसकी जो वैल्यू है वो बार बार चेंज हो सकती है, मतलब वो वेरिएबल। यानी आपका जो रेजिस्टेंस है वो 2 टाइप का हो सकता है, फिक्स्ड जिसमें एरो नहीं लगा होगा, यानी ये वाला। ठीक है, और वेरिएबल यानी परिवर्तित, यानी इसकी वैल्यू बार बार चेंज हो सकती है। ठीक है, ये मतलब ये प्लस साइन हो गया और यहाँ आपका माइनस हो गया, इसी तरह इसमें प्लस हो गया और इसमें यहाँ माइनस हो गया। ठीक है बच्चे, तो अब आप समझिए कि रेजिस्टेंस काम क्या करता है। तो इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा ये है, रेजिस्टेंस पदार्थ का वह गुण है, पदार्थ का वह गुण
है जो विद्युत धारा के यानी करंट के, जो विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, मतलब पैदा करता है। अभी आप ढंग से समझ लीजिए, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें टाइम लगा रही हूँ, फिर तो आप हिंदी और इंग्लिश में कंबाइंड होकर कंफर्टेबल हो जाओगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस आपको कहीं पे करंट फ्लो कर रही है किसी सिस्टम में, और आपको पता है कि वहाँ पे सपोज 10 किलो ओम करंट चाहिए, 10 एम्पेयर की करंट चाहिए। सपोज ये बल्ब है, आप ऐसे समझिए इसको, सपोज ये बल्ब है, इस बल्ब को 10 एम्पेयर करंट की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन आपको ये इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही है वो 15 एम्पेयर की कर रही है, तो इससे तो जो बल्ब है अगर उसको ज़्यादा करंट मिलेगी तो वो क्या हो जाएगा, जल्दी से जल जाएगा थोड़ी देर के बाद ही। तो आप क्या करोगे, उस बल्ब के और स्विच के बीच में जो करंट 15 एम्पेयर की जा रही है उसे 10 एम्पेयर करना है आपको, तो आप क्या करोगे, उस 5 एम्पेयर करंट को कम करना पड़ेगा। तो उस 5 एम्पेयर करंट को कम करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, रजिस्टर लगाना पड़ेगा। और ये रजिस्टर क्या करेगा, जो मैंने लिखा, पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करे। यहाँ से तो करंट जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपने रजिस्टर लगा दिया और उस वैल्यू का रजिस्टर लगाया जो क्या कर सके, 5 एम्पीयर करंट को कम कर सके। हर रजिस्टर की वैल्यू अलग अलग होती है, हर रजिस्टर अलग अलग करंट को क्या करता है, ड्रॉप करता है। समझ आई मेरी बात? तो समझ आया क्या मतलब है, यानी रजिस्टर क्या है, रेजिस्टेंस की बात कर रही हूँ। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। इसकी जो यूनिट होती है वो ओम होती है। ठीक है, ओम। ठीक है, अब कहानी आती है फिर रजिस्टर क्या है। रेजिस्टेंस और रजिस्टर अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, पदार्थ का गुण है, मतलब जिसका पदार्थ का गुण है, मतलब रजिस्टर जिसका बना है, उस रजिस्टर जिसका बना हुआ है, जिस पदार्थ से मिलके, जिस मटेरियल से मिलके बना, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो क्या कर सके, विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर सके, मतलब वो करंट को ड्रॉप करा सके। ठीक है, उसके बाद जो है आपका आता है, उसके बाद आता है रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस तो क्या हो गई, एक प्रॉपर्टी हो गई। जब भी आपसे कोई रेजिस्टेंस और रजिस्टर दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, ये जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर है और ये जिस मटेरियल का बना है, ठीक है, जिस पदार्थ का बना है, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रजिस्टर समझिएगा, ऐसे पदार्थ जिसमें रेजिस्टेंस का गुण होता है प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिसमें रेजिस्टेंस का, ऐसे पदार्थ जिसमें रेजिस्टेंस का गुण होता है प्रतिरोध या रजिस्टर कहलाते हैं। यानी ये सर्किट में बहने वाली धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। दैट मीन्स इट ड्रॉप्स द करंट, यानी इट ड्रॉप्स द करंट इन द सर्किट। ठीक है, और धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने से क्या होगी, आपकी हीट प्रोड्यूस होती है। जब हमने करंट जा रही थी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे करंट जा रही थी, अब आपने 5 एम्पीयर करंट रोक ली, तो यहाँ पे करंट क्या हो गई, जितनी करंट आपने रोकी उसमें क्या हो गई, आपकी ऊष्मा उत्पन्न हो गई। क्या हो गई, ऊष्मा, क्या जिसे आप हीट कहते हैं। यानी रजिस्टर क्या करता है, जब रजिस्टर को जब आप लगाते हो तो वो जब किसी सर्किट के मार्ग में बाधा को उत्पन्न करता है तो वो वहाँ क्या करता है, वहाँ हीट प्रोड्यूस होती है। और हीट प्रोड्यूस कितनी होती है, इसको हम हीट को आप एच से भी दिखा सकते हो, तो ये होगी I² R के बाद। ठीक है, आई मेरी बात समझ? उसके बाद में
ठीक है। अब है आपका इसी में आता है बच्चे नेक्स्ट आपका प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता 3-4 चीज़ें आपको ढंग से समझनी है। प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी। 3 चीज़ें हो गई, एक तो हो गया आपका रेजिस्टेंस, पदार्थ का गुण, रजिस्टर जो एक मतलब कंपोनेंट है, ठीक है, उस कंपोनेंट के अंदर रेजिस्टेंस का गुण होना चाहिए तो वो रजिस्टर कहलाएगा। फिर एक इसी का आता है प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। यदि किसी चालक की लंबाई 1 मीटर है या किसी कंडक्टर की, यदि प्रतिरोधकता को आप ऐसे समझिएगा, यदि किसी, इसको हम इंग्लिश में रेजिस्टिविटी बोलते हैं, यदि किसी कंडक्टर की लंबाई, जो आपने कंडक्टर लिया है, सपोज आपने 1 मीटर का वायर लिया और आपने उसको उससे क्या बनाया, रजिस्टर बनाया, तो यानी ये रजिस्टर बनाया, तो हम ये मानेंगे, हमने ये माना एक आइडियली कि जिसका हम रजिस्टर बना रहे हैं, हमने उसकी जो लंबाई ली है वो 1 मीटर की, आपने जो पदार्थ लिया है उसकी लंबाई आपने 1 मीटर की ली है। तो यदि किसी कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और क्रॉस सेक्शन एरिया तो समझ लो ना, अनुप्रस्थ काट, और उसकी अनुप्रस्थ काट क्या है, मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अनुप्रस्थ काट या एरिया, लेंथ तो कितनी बताई मैंने, 1 मीटर, कंडक्टर की लेंथ कितनी है, 1 मीटर, और एरिया कितना है, जैसे ये वायर समझ लो, इस वायर का ये ऐसे पेन को ही समझ लो, ये लंबाई हो गई आपकी, लेंथ 1 मीटर, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है जो ये गोल, ठीक है। अगर आप जरा सा भी कहीं से काटोगे तो इक्वली तो होगा ना एरिया, तो उसका जो एरिया है वो कितना है, मीटर स्क्वायर है, तो उसका जो रेजिस्टेंस है, वो क्या होगा, रो L/A, ठीक है। और ये जो रो है, R तो क्या होगी इसकी रेजिस्टेंस, R क्या है आपकी रेजिस्टेंस, ये क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, L क्या है लेंथ ऑफ कंडक्टर, और रो क्या है रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रो क्या है आपकी रेजिस्टिविटी, या इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, आप इसको रेजिस्टिविटी भी कह सकते हो, विशिष्ट प्रतिरोधकता भी, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी भी कह सकते हो, ठीक है। इसको हम रो से दिखाते हैं, ठीक है। और इसका जो मात्रक है वो क्या होता है, ओम सेंटीमीटर, क्या होता है, ओम सेंटीमीटर। समझ आई मेरी बात। तो ये क्या है आपका रेजिस्टेंस है। अब बेसिक तो आपने पढ़ लिया, अब हम इसके बाद में जो नेक्स्ट बताऊंगी मैं, बच्चे भी एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, तो देखिएगा ज़रा यहाँ, ये क्वेश्चन है, यदि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस तो 10 ओम है, कि कोई कंडक्टर है, जैसे मतलब मैंने माना कि ये पहला कंडक्टर है, ठीक है, जिसका मैंने रजिस्टर बना ली, तो इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है, तो आपको उस कंडक्टर का आर ज्ञात करना है, ठीक है, प्रतिरोध, ठीक है, 10 ओम हो तो उस चालक का प्रतिरोध ज्ञात करो, ठीक है। मतलब आपने जो कोई कंडक्टर लिया उसका आर है, तो आप कह रहे तो उस कंडक्टर का आर ज्ञात कीजिए जो उस समान पदार्थ का बना है। मतलब आपने एक कंडक्टर लिया, उसका आर तो 10 ओम है, तो वो कह रहा है कि उस कंडक्टर का आर ज्ञात कीजिए जो समान पदार्थ का बना हो, किंतु जिसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से पहले कंडक्टर से 2 टाइम्स हो। मतलब पहला कंडक्टर तो आपका है 10 ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस तो उसकी भी 10 ओम ही है। वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आप दूसरा कंडक्टर जो है उसका आर निकालिए जिसमें आपने उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पहले कंडक्टर के से 2 गुनी कर दिया, ठीक है। तो ज़रा हम इसको समझते हैं बच्चे, क्वेश्चन समझिएगा। देखिए हमने अब हमें पहले वाले की तो पता नहीं है, एक कंडक्टर तो ये वाला हो गया और दूसरा कंडक्टर वो है जिसकी हमने 2 गुना कर दी। तो यानी अगर पहले की आपने 1 मान रखी थी तो दूसरे की 2 होनी चाहिए। तो अब हमें ये तो पता नहीं है कि उसकी 1 है या 2 है। तो देखिए हमने माना लेट
कि पहले लेट द कंडक्टर द फर्स्ट कंडक्टर को मैं C1 मान रही हूँ, ठीक है, और दूसरे को मैं यहाँ C2 मान रही हूँ, ठीक है, कंडक्टर C1 और C2। पहले कंडक्टर की जो क्या है कि पहले मैं कह रही लेंथ मैंने L1 मान ली, दूसरे की लेंथ L2 मान ली, ठीक है। पहले की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A1 मान लिया, दूसरे का A2, फिर ρ1, ठीक है, और ये हो गई ρ2 स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन के हिसाब से क्या पता है, हमें क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे ये पता है कि पहले की हमें सिर्फ R पता हुआ है, R1 तो पता है हमें 10 ओम है, लेकिन हमें R2 तो पता नहीं है, ये थोड़ा ना पता हमें, ये तो R तो इसका R2 का तो हमें निकालनी है, ठीक है। तो देखिएगा समझिएगा इसको, इसमें क्या है आपका, हम क्या कह रहे हैं कि हमने कहा कि पहले की जो लेंथ है वो अगर L1 है तो दूसरे की लेंथ कितनी है, पहले वाले की 2 गुनी, तो यानी L2 की क्या हो जाएगी 2L1, यही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगी L2/L1 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। इसी तरह फिर उसने क्या कहा था कि लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, मतलब लेंथ और एरिया दोनों क्या है, पहले कंडक्टर से 2 गुने हैं, तो यानी दूसरे की क्या हो जाएगी A2, इसकी अगर A1 है तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी वाले की A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2A1, पहले वाले के 2 गुनी, तो ये हो गई आपकी 2A1। ये भी क्या हो जाएगा आपका A2/A1 इज इक्वल्स टू 2/1, या 2/1 कह दो या खाली 2 कह दो, कुछ भी आप कह सकते हो। अब इसमें दूसरी चीज़ ये है, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि दोनों जो हैं वो समान पदार्थ के बने हैं, मतलब पहला कंडक्टर दूसरा कंडक्टर दोनों सेम पदार्थ के बने हैं, मतलब जो प्रॉपर्टी पहले वाले में होगी वही प्रॉपर्टी दूसरे वाले में होगी, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी जो मैंने तुम्हें अभी बताया, जो पदार्थ का गुण है वो सेम रहेगा, तो यानी ρ2 और ρ1 क्या रहेंगे आपके बराबर रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पदार्थ जिस पदार्थ का बना है, जो प्रॉपर्टी, आप अगर सब्जी बना रहे हो, पहले में आपने एक सब्जी डाली एक कटोरी में, दूसरे टिफ़िन में आपने 2 कटोरी सब्जी डाल दी, तो टेस्ट तो नमक का बराबर आएगा, डबल टेस्ट तो नहीं हो जाएगा ना, नमक और हल्दी मिर्ची डबल तो नहीं हो जाएंगी। तो वही वाला काम है कि यहाँ पे स्पेसिफिक, क्योंकि वो दोनों समान पदार्थ के बने हैं, इसका मतलब कि रेजिस्टिविटी क्या होंगी, सेम होंगी, यानी आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे ρ2/ρ1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हमें क्या पता है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, R इक्वल टू, दिख रहा है बच्चों, R इक्वल टू ρL/A, जहाँ पे R क्या था रेजिस्टेंस, ρ क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, L क्या है लेंथ ऑफ कंडक्टर, और A क्या है आपका एरिया। तो पहले रो के लिए क्या, पहले के लिए क्या करो, पहले कंडक्टर के लिए ρ1L1A1, और इस तरह दूसरे के लिए R2 बराबर ρ2L2 और A2। समझ आई मेरी बात, ठीक है। अब आप क्या करो, एक इक्वेशन इसको मान लो और एक इक्वेशन इसको मान लो, ठीक है, दोनों इक्वेशन हो गई आपकी, और क्या करो सेकंड डिवाइड बाय 1 कर दो, ठीक है। दूसरी इक्वेशन को पहले वाली इक्वेशन से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका R2/R1, ठीक है, R2 की वैल्यू रखिए ρ2L2/A2, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ρ1L1A1, ठीक है। अब हमें पता है कि ρ2 और ρ1 तो इक्वल ही थे, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों, वैल्यूज़ रखिए आप इसको। तो जब आप इसको कटाएंगे तो अभी देखिएगा R2/R1, अभी आपका क्या आ गया इसमें,
अब इसमें आपका आ गया रो2, रो1 कट गया, L2 अपॉन L2 और ये ऊपर जाके चला जाएगा L2 अपॉन L1 और A1 अपॉन A2। ठीक है, L2 अपॉन L1 की वैल्यू कहाँ है, अभी तो निकाली थी मैंने। L2 अपॉन L1 की वैल्यू है 2, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 2। और A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A2 अपॉन A1 की वैल्यू थी 2 और यहाँ पे क्या है A1 अपॉन A2, तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, क्या आ जाएगी वैल्यू 1 अपॉन 2, तो 2 से 2 आपका कट जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपकी आएगी R2 इक्वल टू R1, यही आ रहा है। और R1 की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें पता है 10 ओम है, तो R1 की जगह आप 10 रख दोगे, यानी R2 की वैल्यू भी आपकी क्या आ गई 10 ओम। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों चालकों का जो रेजिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया से किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर आपने सब्जी बनाई है, अगर आपने एक कटोरी में सब्जी डाली है, छोटी कटोरी में, या आपने बड़े किसी बाउल में सब्जी डाली है, तो उसकी नमक मिर्च में किसी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, चाहे आप उसे थोड़ा खाओ चाहे आप उसे ज़्यादा खाओ। ठीक है, तो इसी तरीके से इसके अंदर है कि अगर आप उसी कंडक्टर के अगर आप रेजिस्टेंसेस बना रहे हो, अगर आपने 1 मीटर लिया या आपने 4 मीटर लिया, लेकिन उस पदार्थ का गुण क्या रहेगा, वो सेम रहेगा, वो आपकी लंबाई और एरिया से इफेक्टेड नहीं होगा। तो ये आपका एक टेक्निकल क्वेश्चन है कि कभी क्वेश्चन आए आपको टेक्निकल कि कंडक्टर की जो किसी भी कंडक्टर के जो किसी रेजिस्टेंस का, जब किसी कंडक्टर का हम कोई रेजिस्टेंस बनाते हैं तो किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम उसके लेंथ और एरिया को चेंज कर दें। तो आप कहेंगे कि लेंथ और एरिया से आपकी रेजिस्टेंस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पदार्थ का गुण है। ठीक है, समझ आई मेरी बात। अब नेक्स्ट इसके बाद में जो मैं आपको पढ़ाऊँगी वो मैं आपको पढ़ाऊँगी कि आपके रजिस्टर की स्पेसिफिकेशंस पढ़ाऊँगी, यानी विशिष्टताएँ। ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है बच्चे, तो आप इसे देखिए, इसे समझिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो होगा आपका मैं बता देती हूँ, स्पेसिफिकेशन यानी विशेषताएं, स्पेसिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें मैं आपको क्या बताऊंगी, इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि रेजिस्टेंस के किसी रजिस्टर की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। अगर हम कोई कह रहे हैं कि कंडक्टर तो बहुत सारे होंगे, ठीक है, लेकिन सारे पदार्थों को तो हम रजिस्टर बनाने में यूज़ नहीं कर सकते, तो हम इसके अंदर ये देखेंगे कि आपकी जो रेजिस्टेंसेस हैं, अगर आप कोई मटेरियल ले रहे हो, कोई पदार्थ ले रहे हो, उस पदार्थ को आप रजिस्टर बनाने के लिए जो पदार्थ ले रहे हो उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। समझ आई मेरी बात। तो ये मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर स्पेसिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चन था आपका पूरा। एक बार क्वेश्चन आप और अच्छे से देख लो। यदि किसी कंडक्टर का R इक्वल टू 10 ओम रेजिस्टेंस हो और उस कंडक्टर का हमें R ज्ञात कीजिए जो समान, मतलब ये तो एक क्वेश्चन हो गया आपके कि कोई कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो अब आपको उस कंडक्टर का R निकालना है जो है तो इसी मटेरियल का बना हुआ, किंतु जिसकी लंबाई और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल या लेंथ और एरिया आपने क्या कर दिया, पहले कंडक्टर से 2 गुना कर दिया। तो मैंने ये आपको समझाया कि पहला कंडक्टर C1 मान लिया, दूसरा कंडक्टर आपने C2 मान लिया। पहले कंडक्टर की लेंथ L1, एरिया A1 और ρ1 रेजिस्टिविटी ρ1 है। इसी तरह C2 L2 A2 ρ2। ठीक है, और R1 रेजिस्टेंस क्या, पहले की रेजिस्टेंस 10 ओम है, दूसरे की हमें नहीं पता। फिर आपने लेंथ को डबल कर दिया, एरिया को डबल कर दिया। ठीक है, फिर आपने इसे करके दिखाया कि हमें पहले की तो पता, पहले की L1 मानी है तो दूसरे की डबल हो जा रही है पहले, तो L2 बराबर 2L1। ठीक है, मतलब आपको दूसरे वाले की
वैल्यू पहले वाले के 2 गुना कर देनी है। तो अगर पहले वाले की L1 है तो दूसरे वाले की क्या, दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगी 2L1। इसी तरह एरिया, पहले का A2 है, पहले का A1 है तो दूसरे का क्या हो जाएगा 2A1, फिर पहले का 2 गुना करना है आपको। आपने एक इक्वेशन यहाँ से निकाली L2/L1, यहाँ 2 आ गया, दूसरे के A2/A1, यहाँ से 2 आ गया, ठीक है। फिर रेजिस्टिविटी जो है वो, क्योंकि रेजिस्टिविटी आपकी क्या है सेम है, ठीक है। वो पदार्थ, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा है कि वो उसी पदार्थ का बना हुआ, समान पदार्थ का, तो रेजिस्टिविटी जो उसका गुण है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो ये ρ2 है, ρ2 बराबर ρ1 के, मतलब पहले कंडक्टर दूसरे कंडक्टर की रेजिस्टिविटी सेम है, तो ρ2/ρ1 हो जाएगा, इक्वल टू ये 1 के बराबर आ जाएगा। फिर आपने फॉर्मूला लगाया, क्योंकि हम जानते हैं R = ρL/E, ठीक है। तो पहले के लिए हो गई, ये दूसरे के लिए हो गई। फिर आपने दूसरे वाले में से फर्स्ट वाले को डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद में आपने क्या किया, क्योंकि ρ2 बराबर ρ1 के है, चाहे तो आप 1 लिख दो, चाहे इसको काट दो। फिर आपने इसको सॉल्व किया, ठीक है, सॉल्व करती है आपकी ये वाली वैल्यू, ठीक है बच्चे। तो वीडियो है, जैसे आप अपने हिसाब से उसको देख लीजिए, देखने के बाद उसको जितने दिन आपको समझ आए उतना उसके लेक्चर्स नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि बच्चे अभी तो ये ईजी है, आगे वाले में टेक्निकल हो जाएगा और सिर्फ आपको समझना है। और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी मैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आप घर में बैठ के पढ़ रहे हो, मैं प्रॉपरली आपको बिल्कुल ऐसे ही समझाऊंगी, ठीक है बच्चे। थैंक यू वेरी मच।